Welcome back, guys. You are watching Engineer in Civil Academy YouTube channel. So this is lecture number 4 of fluid mechanics. So previously we have discussed some properties related to the fluid, and today we are discuss some important concepts. Starting with the first topic is stabilities of the floating bodies. So basically, stability of the submerged body, that is completely submerged, is being analyzed with the concept of Archimedes principle and through the center of buoyancy. So for submerged bodies, since for the submerged body, submerged bodies, center of buoyancy is not changes. Hence, we analyzed their stability through center of buoyancy. But for the floating bodies, center of buoyancy is changes continuously, due to which it is difficult to analyze center of buoyancy (COB). So floating bodies are analyzed through a different point from metacenter. So it is very important and it is to be remembered. So what is metacenter? Metacenter is the point of intersection of the center of buoyancy line with the vertical axis. ठीक है? तो बेसिकली हम एक इमेज देख लेते हैं, पहले नेक्स्ट पेज पे देख लेते हैं. तो आप देखोगे तो सबसे पहली पोजीशन है वो है इक्विलिब्रियम पोजीशन, मतलब जो सेंटर ऑफ बुओयांसी लाइन है, सेंटर ऑफ बुओयांसी COB लिख लेते हैं. तो इन शॉर्ट COB line coincides with vertical axis.
तो वर्टिकल एक्सिस के साथ क्या कर रही है, कोइंसाइड कर रही है, ठीक है। बट इस केस में क्या हो रहा है, हमने इसको एंगुलर डिस्टरबेंस दिया, किस डायरेक्शन में दिया, इस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमने मूवमेंट प्रोवाइड किया, टॉर्क प्रोवाइड किया इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। हमने क्या किया, एक्सटर्नल टॉर्क, ठीक है, जिसकी वजह से ये टिल्ट हो गया किस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो अभी आप देखेंगे, क्योंकि हमने पढ़ा है सेंटर ऑफ बेयोंसी बेसिकली कोइंसाइड करती है, सेंटर ऑफ बेयोंसी लाई कहाँ पे करती है, वो लाई करती है सीजी ऑफ द डिस्प्लेस्ड फ्लूइड। हम यहाँ पे लिख लेते हैं छोटा सा पॉइंट, दैट इज सेंटर ऑफ बेयोंसी लाइज एट द सीजी ऑफ द डिस्प्लेस्ड फ्लूइड, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे, हमने इसको डिस्टरबेंस, जो फर्स्ट हमारी पोजीशन है इसमें, तो जो सी जी ऑफ डिस्प्लेस फ्लूइड है वो ये इतना इतना हमारा डिस्प्लेस फ्लूइड है, क्योंकि बाकी तो ऊपर वाला पोर्शन टू ओपन टू एयर है, तो जितना इसने फ्लूइड डिस्प्लेस किया है इस पोर्शन का जो सी जी होगा वही सेंटर ऑफ बेयोंसी होगा, इस जो स्क्वायर या रेक्टेंगल बन रहा है, ठीक है। तो इसमें जो जहाँ पे भी इसका सी जी होगा तो वहीं पे इसकी सेंटर ऑफ बेयोंसी लाई करेगी, ठीक है, यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे लाई कर रहा है। और अभी हमने जब इसको डिस्टरबेंस इंड्यूस किया इमेज 2 में, तो क्या कर रहा है, तो बेसिकली जो डिस्प्लेस्ड फ्लूइड है, जो आप देखेंगे तो शेप जो चेंज हो रही है ना, जो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड इन फिगर नंबर 2 है ना, तो वो चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू इमेज नंबर 1, तो जिसकी वजह से जो हमारा सेंटर ऑफ बेयोंसी है चेंज होगा, क्योंकि उसने लिक्विड की डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रही है, तो उसमें क्या होगा, हमारा सेंटर ऑफ बेयोंसी भी चेंज होगा, ठीक है। तो इस केस में हमारा B2 पे आ गया है, B1 से B2 पे आ गया सेंटर ऑफ बेयोंसी, ये वाला, ठीक है, तो B2 पे आ गया। और अगर हमने ऑलरेडी आपने देखा होगा, हमने मेटा सेंटर डिफाइन किया है, इट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द सेंटर ऑफ बेयोंसी लाइन विद द वर्टिकल एक्सिस। तो सेंटर ऑफ बेयोंसी लाइन बेसिकली क्या है, ये वाली लाइन जहाँ पे वर्टिकल एक्सिस, ये हमारी वर्टिकल एक्सिस जो ब्लैक कलर में दिखाई गई है, ये हमारी वर्टिकल एक्सिस है, ठीक है। तो इसको हम थोड़ा सा क्लीन कर देते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं, ये क्या है, हमारी वर्टिकल एक्सिस है ब्लैक वाली। इस पे जो हमारी सेंटर ऑफ बेयोंसी लाइन जहाँ पे भी कोइंसाइड करेगी, ये वाली, ये M2 आ गया यहाँ, ठीक है। तो ये हमारा बेसिकली क्या है, M2 है। तो M2 क्या है, मेटा सेंटर है। तो हमने यहाँ पे ऑब्जर्व किया है कि जो मेटा सेंटर है इट कैन लाइज आउटसाइड द बॉडी, ठीक है, ये जो है मेटा सेंटर है आउटसाइड बॉडी के लाई कर सकता है, ठीक है। तो ये हो गया कंसेप्ट। और सेकंड केस अगर इसमें आप ऑब्जर्व करेंगे, जो हमारा मेटा सेंटर है बॉडी के बाहर तो लाई कर रहा है, बट ये सीजी के अबव भी है ना, जो हमारा मेटा सेंटर है इट लाइज अबव सीजी, ठीक है। तो यहाँ पे भी लिखा हुआ है M इज अबव सीजी। तो इस केस में क्या होगा, हमने जब इस पे डिस्टरबेंस इंड्यूस किया एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो इस पे जो रिस्टोरिंग फोर्स जनरेट होगा, क्योंकि एक तो बेयोंसी फोर्स लग रही है जो कि मेटा सेंटर से पास हो रही है FB, और एक इसका वेट लग रहा है जो बॉडी के सीजी से पास हो रहा है वो नीचे की तरफ लग रहा है इस डायरेक्शन में। तो ये दोनों फोर्सेस जो बेसिकली मिलके एक कपल बना रही हैं, जिसको हम रिस्टोरिंग फोर्स भी बोल रहे हैं, वो किस डायरेक्शन में बना रही है, वो इस डायरेक्शन में बना रही है, देखेंगे आप क्लियरली, क्योंकि ये वाली फोर्स FB ऊपर है और ये वेट नीचे है, तो ये मिलके एक कपल बनाएंगे। कोई भी इनके बीच में ना परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना भी होगा, आई डोंट नो, जितना भी रहेगा, तो वो बेसिकली क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, रिस्टोरिंग फोर्स RF। तो बेसिकली ये ऑपोजिट डायरेक्शन में हो रही है, तो बेसिकली ये बॉडी जो पोजीशन है स्टेबल पोजीशन है, क्योंकि ये ऑपोजिट डायरेक्शन
जो एक्सटर्नल टॉर्क हम लगा रहे हैं उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में एक रिस्टोरिंग मूवमेंट जनरेट कर रहा है, मतलब अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वापस आने की कोशिश कर रहा है ना। तो दैट इज वाई दिस पोजीशन इज द स्टेबल पोजीशन। तो हम ये पॉइंट लिख लेते हैं नीचे, दैट इज M2 is the meta center lies above G when external angular disturbance given to the body in anti-clockwise direction, then body itself generates restoring force, restoring movement in clockwise direction, or we can say, or the body tries to come back original position, hence it is a stable equilibrium। इस स्टेबल इक्विलिब्रियम में आ गए, राइट। और नेक्स्ट इसके बाद अगर हम डिस्कस करें, अगर हमारा जो मेटा सेंटर है इस केस में M3, ये सेंटर ऑफ ब्यूएंसी है B3, ये B3, और इस पे हमने क्या किया है, जो इसकी सेंटर ब्यूएंसी लाइन है जहाँ पे भी वर्टिकल एक्सिस पे कट कर रही है, यहाँ पे जहाँ पे M3 है ये हमारा मेटा सेंटर है। तो बेसिकली M3 जो है आप देखेंगे G3 बेसिकली सेंटर ऑफ ग्रेविटी है बॉडी की, वो M3 जो है उसके नीचे लाई कर रही, ठीक है। तो बेसिकली हम लिख लेते हैं M3 इज द केस व्हेन मेटा सेंटर लाइज बिलो G। तो हम क्या करते हैं, एक बार ये इमेज दोबारा यहाँ पे देख लेते हैं। अगर आप यहाँ पे देखेंगे हमने क्या किया है, हमने सेम डायरेक्शन में एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस दी है, दैट इज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है, थर्ड केस में। अब इसमें देखेंगे रिस्टोरिंग फोर्स कौन सी डायरेक्शन में प्रोड्यूस हो रही है। तो देखोगे जो हमारी सेंटर ऑफ ब्यूएंसी है वो इस डायरेक्शन में है, ठीक है, वर्टिकल, वो वर्टिकली रहती है और वेट हमारा नीचे लग रहा है, ठीक है। तो इस डायरेक्शन में जो कपल, रिस्टोरिंग कपल या जो भी कपल प्रोड्यूस हो रहा है वो किस डायरेक्शन में हो रहा है, वो भी एंटी क्लॉकवाइज ही आ रहा है। दिस इज आल्सो मेकिंग रिस्टोरिंग फोर्स कह लो, या जो भी इंटरनल फोर्स ये जनरेट कर रहा है वो भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आ रही है। सो इन दिस केस वी कैन से दैट, वी कैन राइट दैट meta center lies below G। So in this case external torque provided in anti-clockwise direction, henceforth internal movement also generated in the same anti-clockwise direction,
hence, or you can say as a result of which it makes the body unstable. तो बेसिकली अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में आ जाती है. सो दिस इज ऑल अबाउट योर स्टेबिलिटीज ऑफ फ्लोटिंग बॉडीज. तो हमेशा इट इज टू बी रिमेंबर्ड for stable equilibrium m should lies above g, for unstable equilibrium m should lie below g. So it has been asked n number of times in your JEE, AE or SDO exam, even in your GATE examination. So next topic is our kinematics of fluid flow. बेसिकली इसमें दो अप्रोचेस हम ज़्यादा पढ़ते हैं. फर्स्ट जो अप्रोच है वो है लैग्रेंजियन अप्रोच, और सेकंड है ऑयलर्स अप्रोच. तो ये भी कभी कभी एमसीक्यू में आ जाते हैं. लैग्रेंजियन अप्रोच और ऑयलर्स अप्रोच क्या चीज़ है. बेसिकली जो लैग्रेंजियन अप्रोच है इट इज़ पार्टिकल कंसंट्रेशन अप्रोच, और ये क्या है, स्पेस कंसंट्रेशन अप्रोच. बेसिकली लैग्रेंजियन अप्रोच में क्या करते हैं हम, entire concentration goes to the particular fluid particle. हम particular fluid particle को एनालाइज करते हैं और फिर जो भी उससे हमारा रिजल्ट आता है वो हम उसको यूज करते हैं एप्लीकेशन में. तो वी कैन से दैट इट इज वेरी एक्यूरेट अप्रोच, क्योंकि हम हर फ्लूइड पार्टिकल को एनालाइज करते हैं. हाउएवर इन ऑयलर्स अप्रोच इट इज स्पेस कंसंट्रेशन अप्रोच. हम पूरे पर्टिकुलर फ्लूइड पार्टिकल को नहीं हम एनालाइज करते, पूरी स्पेस जितने भी एक पर्टिकुलर स्पेस में फ्लूइड पार्टिकल्स हैं उसको एनालाइज करते हैं. So we can say that it is not very accurate approach, but on an average it gives accurate results. ठीक है. बट हाँ, जो पार्टिकुलर कंसंट्रेशन अप्रोच है इट इज़ वेरी टाइम कंज्यूमिंग अप्रोच है ना, उसमें टाइम काफ़ी लगता है हर फ्लूइड पार्टिकल को एनालाइज करने. बट इन केस ऑफ स्पेस कंसंट्रेशन अप्रोच इट इज़ है ना कंपैरेटिवली लेस टाइम टेकिंग एज कंपेयर टू लैग्रेंजियन अप्रोच. सो वी कैन से it is very accurate approach as particular fluid particles are analyzed, but it is time consuming. On an average it gives an accurate results. ठीक है. So it is less time consuming. So most of the time we use this approach, that is Euler's approach. Now next part of this discussion is types of fluid flow. First is your steady and unsteady flow.
सो स्टडी फ्लो, सबसे पहले स्टडी फ्लो देख लेते हैं. स्टडी फ्लो मीन्स इफ द प्रॉपर्टीज of the fluid are not changing with respect to time at any particular space, it's termed as steady flow. ठीक है. otherwise it will be unsteady flow. Wait a minute guys, I'm coming back. Sorry guys. Okay, so where were we? So it is the unsteady flow. So basically जब fluid properties in a flow are not changing with respect to time at any particular space, it is termed as steady flow. इसमें हम एक इमेज हमारे पास अवेलेबल रहेगी, ये चलो अगर आप देखेंगे ऊपर स्टडी फ्लो में, तो स्टडी फ्लो में बेसिकली हम पर्टिकुलर अगर क्या कह रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम एट ए पर्टिकुलर स्पेस, हमने ये वाला स्पेस ले लिया. ठीक है, तो टाइम के साथ इस वाली स्पेस में इसकी फ्लूइड प्रॉपर्टी चेंज नहीं होनी चाहिए. तो फ्लूइड प्रॉपर्टी इसमें कौन सी ली हुई है, इसमें हमने इसकी आप कह सकते हैं वेलोसिटी ली हुई है. मतलब वेलोसिटी में क्या आ जाता है, मैग्नीट्यूड आ जाता है वेलोसिटी का प्लस डायरेक्शन. ठीक है, तो ये हम एनालाइज कर रहे हैं इसमें वेलोसिटी कंपोनेंट जो है पर्टिकुलर स्पेस में. तो हम ये है प्रेजेंट में है, ये प्रेजेंट की है. ठीक है, और इसके बाद कुछ टाइम के बाद हम देखते हैं ये फ्यूचर में, मतलब मे बी आफ्टर 1 मिनट और यू कैन से आफ्टर 1 मिनट हमने एनालाइज किया. तो सेम स्पेस पे अगर आप देखेंगे तो इसकी जो फ्लूइड प्रॉपर्टी हमने कौन सी देखी थी, फ्लूइड. सो वी कैन से वेलोसिटी इज नॉट चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू पर्टिकुलर स्पेस. ठीक है, हम पर्टिकुलर स्पेस के बारे में बात कर रहे हैं. अब आ जाइए अनस्टेडी फ्लो में. अनस्टेडी फ्लो में अगर आप कोई भी स्पेस ले लो, वही सेम स्पेस ले लो. ठीक है, हम इसको ऐसे करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे एनालाइज कर लेते हैं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग. इसमें अगर आप देखेंगे हमने सेम स्पेस लिया है एट प्रेजेंट. ठीक है, तो इसमें देखेंगे आप, तो देखो आप इसमें देखेंगे डायरेक्शन में नॉट बी चेंजिंग बट मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी चेंजेस with respect to space, hence it termed as unsteady flow. ये unsteady flow है जो हम देख रहे हैं. ठीक है, आई होप you understand this concept. Now
move on to our next part, that is uniform and non-uniform flow. इसमें हम पढ़ते हैं that is if the fluid properties are not changing with respect to space at any particular time, it is termed as what? Uniform flow. ठीक है, और अदरवाइज अगर फ्लूइड प्रॉपर्टी चेंज हो रही है ना, इट इज टर्म्ड एज नॉन यूनिफॉर्म फ्लो. राइट. सो इसके लिए भी हमारे पास एक इमेज है फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस कंसेप्ट. दिस इज द इमेज. तो इसमें फ्लूइड प्रॉपर्टी कौन सी एनालाइज कर रहे हैं हम इसमें एनालाइज कर रहे हैं डेप्थ ऑफ फ्लो. So depth of flow is the fluid parameter we are analyzing. So fluid parameter definition क्या कह रही है यूनिफॉर्म फ्लो की? दैट इज कोई भी फ्लूइड पैरामीटर विद रिस्पेक्ट टू स्पेस एट एनी पर्टिकुलर टाइम कांस्टेंट रहनी चाहिए, चेंज नहीं होनी चाहिए. तो हम क्या कर रहे हैं, ये एक सेक्शन इन्होंने ले लिया है और सेक्शन के बाद वाला ये एनालाइज कर रहे हैं. तो अगर आप देखेंगे ये वाई एन, बेसिकली वाई एन क्या है? डेप्थ ऑफ फ्लो ही है जो एनालाइज करे. तो ये देखेंगे इसके बाद जो डेप्थ ऑफ फ्लो है ना, ये स्लोप है, बेड स्लोप है, तो कांस्टेंट रह रही है. ठीक है, एट एवरी पॉइंट इट रिमेन्स कांस्टेंट. यहाँ पे लिख लेते हैं डेप्थ ऑफ फ्लो remains constant, hence it is the uniform flow. और बिफोर द रिजर्वायर से पहले जो जस्ट वेरिएशन आ रहा है ना, रिजर्वायर में हमने पानी जब छोड़ा तो बेसिकली ये डेप्थ ऑफ फ्लो चेंज हो रहा है, वेरी हो रहा है. ठीक है, सो वी कैन से दिस केस दैट इज डेप्थ ऑफ फ्लो is changing, hence it is termed as non-uniform flow. Right guys, so I think this is sufficient for this lecture, for this part, and in the next part we will discuss about the laminar flow, turbulent flow, and acceleration of the fluid, rotational of the fluid components, as well as your velocity, potential function, and stream function. Thanks for watching. Please do like and subscribe this channel. Thank you.